ज़रा सोचें कि आप अपनी विंडो से बाहर देख रहे हैं। आप अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए तारों को देख रहे हैं। एकदम आप देखते हैं कि एक मीटेओराइड ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है और आप सोचने लगते हो कि जब ये ज़मीन के साथ टकराएगा तो क्या होगा। क्या हमारा शहर एकदम से तबाह हो जाएगा, या गॉडजिला और किंग कॉन्ग एक लम्हे के लिए लड़ना छोड़ देंगे और एक साथ काम करेंगे और उस मीटेओराइड को पकड़कर वापस स्पेस की तरफ फेंक देंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इस ज़मीन पे जो भी है उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड अफेक्ट करती है। जो इस ज़मीन की ग्रेविटी है वो बहुत पावरफुल है। इसी की वजह से चांद इस ज़मीन के इर्द चक्कर लगाता है और एटमॉस्फेयर की भी अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, और उस फोर्स के रिजल्ट में इस ज़मीन पे जो भी है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी अप्लाई होती है। आप ये चीज़ जब ज़मीन पे चल रहे हों शायद तब नोटिस ना करें, लेकिन अगर आप किसी जहाज़ से छलांग लगाएं तो आपको लाजमन फील होगा। यही सेम एक्सेलरेशन अप्लाई हुई थी जब न्यूटन के सर पे आके वो सेब लगा था। इसी के बाद उसने ग्रेविटी के ऊपर सोचना शुरू किया। जो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वो है 9.80665 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, चाहे उसका कोई भी साइज या कोई भी मास हो। वैक्यूम में जहाँ कोई हवा ना हो, यहाँ पे सही से हम एक्सेलरेशन को देख सकते हैं। अगर हम एक ईंट और एक पत्ता फेंकें, हम ये तीन चीज़ें उस टाइम नोटिस करेंगे। पहली, जो वेलोसिटी है ईंट और पत्ते की वो दोनों इंक्रीज होंगी और उनका कॉन्सेंट्रेट होगा जो कि 10 मीटर्स पर सेकंड है, और ये भी ग्रेविटी की वजह से। दूसरा, वो दोनों के दोनों नीचे ज़मीन पे गिरेंगे, वो भी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। तीसरा, जो एक्सेलरेशन होगी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की वो डिपेंड नहीं करेगी उनके मास या साइज पर। ये दोनों चीज़ें ज़मीन पर एक साथ गिरेंगी। एंड ऑफ कोर्स जो वैक्यूम कंडीशन है वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हमारे इर्द हवा है। और ये वो सेकंड फोर्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। जब भी आप अपनी गाड़ी से सार बाहर निकालते हैं आप महसूस करेंगे कि बहुत तेज़ हवा आपके चेहरे के साथ टकरा रही है। ये है एयर रेजिस्टेंस। यही वो फोर्स है जो गाड़ियों को स्लो करती है या पैराशूट्स को, क्योंकि हवा हर जगह है, वो हर मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को रेजिस्ट लाजमी करेगी। इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमेशा जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को अपोज करती है। ये मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ साथ इंक्रीज करती है। ये जो वाइडनिंग सरफेस एरिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का उस लिहाज से भी इंक्रीज करती है, और जो टाइटनिंग डेंसिटी होती है हवा की उसके साथ भी इंक्रीज होती है। अब उसी ईंट वाले एग्जांपल पर आते हैं। अगर आप देखें तो ईंट छोटी होती है, तो यहाँ जो सरफेस एरिया होगा एयर के लिए रेजिस्ट करने के लिए वो बहुत छोटा है, तो इसी वजह से जो ईंट है वो जल्दी ज़मीन पर आएगी। जबकि आप एक बड़ा पत्ता देखें ना, वो बहुत आराम से गिरेगा, क्योंकि उसका एक तो सरफेस एरिया वाइड है जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है। जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से और डिसेलरेशन एयर रेजिस्टेंस की वजह से जब एक इम्पास पर रीच करते हैं उस वक्त वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आपको एयर रेजिस्टेंस सम सिचुएशंस में चाहिए होती है। जब आप पैराशूट खोलते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जो मीटेओराइड होता है वो एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है। नंबर एक, जो ग्रेविटी होती है ज़मीन की उसके साथ, और जो वैक्यूम होता है आउटर स्पेस का, इन दोनों वजहों से जो वेलोसिटी होती है उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, जो हमारी एयर रेजिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है कि उसका जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से जो मीटेओराइड होता है वो अपने आप ही जलने लग जाता है और उसका साइज छोटा होने लग जाता है। और अब गॉडजिला और किंग कॉन्ग आपस में लड़ सकते हैं ये देखने के लिए कि उन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है।